देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कल आपको 5 पॉइंट बताएंगे। आज जो 6 पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योर्ड ने क्या बताया है कि हमें ग्रुप को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजंस लेने हैं, एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजंस नहीं लेने। मान लीजिए आपकी पूरी क्लास बैठी हुई है, 49 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। आपकी क्लास से रिलेटेड मैं कोई डिसीजन लेता हूं जिसमें 5 बच्चों को तो बेनिफिट हो रहा है और 44 स्टूडेंट्स को जो है वो बेनिफिट नहीं हो रहा। तो यानी इसमें ग्रुप का ध्यान नहीं रखा, केवल इंडिविजुअल का ध्यान रखा, तो वो डिसीजन हमारा कभी भी सक्सेस नहीं होगा। और यदि इसको रिवर्स कर दे कि 45 स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए 45 स्टूडेंट्स के जो है उसका बेनिफिट हो रहा है और 4 स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रुप के इंटरेस्ट में होगा, तो हम उसको इजीली सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हेनरी फ्योर्ड ने क्या बताया है कि बिजनेस में अगर हमें किसी भी सिचुएशंस को मैनेज करना है तो हमें क्या करना है, हमें अपने डिसीजंस को एक ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, ग्रुप इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उस डिसीजंस को लेना है। किसी इंडिविजुअल्स व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उस डिसीजन को आगे नहीं बढ़ाना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखेंगे रेम्यूनरेशन, फेयर रेम्यूनरेशन। अब देखिए फेयर रेम्यूनरेशन में क्या आता है कि हेनरी फ्योर्ड ने इस प्रिंसिपल में क्या बताया है कि हमें अपने एम्प्लॉइज को जितना उनका रेम्यूनरेशन बनता है वो रेम्यूनरेशन उनको पे किया जाता है। मान लीजिए आपके घर पे कोई वर्कर काम करने के लिए आता है, सुबह से शाम तक उसने काम किया और आपको लगता है कि इसका जो रेम्यूनरेशन है 500 रुपए बनता है और आप उसको पूरे 500 रुपए या 510 रुपए देते हैं, तो वो आपसे नेक्स्ट डे भी पूछेगा कि क्या कल आना है, क्योंकि जितना उसका रेम्यूनरेशन बना वो रेम्यूनरेशन आपने पे किया उसको और पूरी कैपेसिटी से वो उस काम को करेगा। आपने 500 रुपए की बजाय 450 रुपए दे दिए, उसको कम दे दिए, आखिर है ना मैंने कल भी काम कराना है आज कम दे देते उससे, तो क्या होगा, वो पैसे कम ले जाएगा लेकिन नेक्स्ट डे बहाना लगा जाएगा आपके पास में या आएगा तो पूरी कैपेसिटी से पूरा मन लगाकर उस काम को नहीं करेगा। इसलिए हेनरी फ्योर्ड ने क्या कहा है कि वर्कर्स जिनसे हम काम करवा रहे हैं जितना उनका रेम्यूनरेशन बनता है वो फेयर रेम्यूनरेशन हमारे द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी पूरी कैपेसिटी से उस कार्य को पूरा कर सके। तीसरा पॉइंट आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में हेनरी फ्योर्ड ने क्या बताया है कि जहां हमारा मैनेजमेंट का एरिया छोटा है वहां हमें किसी भी एक्टिविटीज को हम सेंट्रलाइज करके पूरा कर सकते हैं, लेकिन जहां मैनेजमेंट का एरिया इंक्रीज हो जाता है वहां हमें डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता होगी। हम अकेले अगर उस काम को करना चाहें तो हम उस पूरे वर्क को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हमें मैनेजमेंट के एरिया यानी सिचुएशंस को देखते हुए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसको हमें अडॉप्ट करना है। स्केलर चेंज, स्केलर चेंज में क्या बताया है कि जो भी सजेशंस हैं, जो भी ऑर्डर है एक चेन सिस्टम से होने चाहिए। जैसे ए बी सी डी का बॉस है, देखो इसमें बता रखा है बी सी डी ई एफ जी का बॉस है ए ने कोई भी ऑर्डर देना है पहले बी को ऑर्डर देगा, फिर सी को ऑर्डर देगा, फिर डी को ऑर्डर देगा। डी ने ए तक कोई भी सजेशंस पहुंचाना है पहले सी के पास पहुंचाएगा, सी डी के पास पहुंचाएगा, बी ए के पास पहुंचाएगा, यानी एक चेन सिस्टम में होना चाहिए। कई बार इमरजेंसी पीरियड होता है और जहां अगर हम चेन सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे तो हम उसमें डिले हो जाएंगे और जहां हम डिले हो गए वहां हमारे बिजनेस के लिए लॉस क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सीधा जैसे डी को जी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो
तो स्केलर चेन के तहत तो डी ए के थ्रू डी तक जाएगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इमरजेंसी पीरियड में अगर वो सीधा कांटेक्ट करना चाहे तो डी जी से सीधा कांटेक्ट कर सकता है। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। ठीक है। ऑर्डर, देखिए ऑर्डर का मतलब यहाँ आदेश से नहीं है, यहाँ क्रम से है, सीक्वेंस से है। हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल में बताया है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट है जिस जगह पर होने चाहिए वहां की मतलब उनको हमें अरेंज करना है। इससे रिलेटेड एक वैल्यू क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन बनता है आपका। क्या केस स्टडी क्वेश्चन बनता है कि आपके स्कूल में लाइब्रेरी की बुक्स जो है वो स्टाफ रूम में रखी हुई हैं, चौक लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, और जो ऑफिस का रिकॉर्ड है वो ऑफिस में नहीं है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड हियर? इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। और फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना, यानी ऑफिस रिकॉर्ड को ऑफिस में होना चाहिए, चौक को स्टाफ रूम में होना चाहिए, और आपका जो लाइब्रेरी की बुक्स है वो कहाँ मिलनी चाहिए? लाइब्रेरी में, जिससे भी हमें उनको सर्च आउट करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है बेटा, जब हम पढ़ते थे ना, आज तो मतलब क्या है कि लाइट्स हैं, इन्वर्टर हैं, तो नहीं होता। जब हम पढ़ते थे उस समय लाइट नहीं होती, 24 घंटे में 5 या 6 घंटे लाइट होती थी, बाकी अंधेरे में था। तो उस समय हमारे टीचर हमसे क्या कहते थे कि आप अपनी बुक को इस प्रकार से अरेंज कीजिए कि आपका कोई फ्रेंड आपसे बुक लेने आता है, घर में अंधेरा है, तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए, आप वहीं जाए, वहीं से निकाल के उस बुक को वहां दे दें। दैट इज ऑर्डर, क्रम, इस प्रकार से। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में कहता है कि जो प्रोडक्ट जहां होना चाहिए उसको उसी क्रम में वहीं मिलना चाहिए, जिससे कि उसको सर्च आउट करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि एक ऑफिस में एक सुपीरियर के अंदर 2 वर्कर काम कर रहे हैं, ए और बी, दोनों की सेम एजुकेशन है, दोनों सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, दोनों का प्रमोशन होना है। तो जो ए है, ए केवल अपने काम से काम रखता है, जितना काम उसको दिया जाता है वो काम पूरा करता है। बी जो है काम कम करता है, लेकिन जो उसका सुपीरियर है उसके साथ कानाफूसी ज्यादा करता है, इसलिए ये किया जी, इसलिए ये किया, इसलिए। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, एग्जाम में आया हुआ, जो तुम बोल रहे हो। जब प्रमोशन का टाइम आया तो सुपीरियर ने बी को प्रमोट कर दिया, ए को प्रमोट नहीं किया। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, क्योंकि सेम लेवल के हैं दोनों, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, तो हमें जो सेम लेवल के वर्कर्स हैं उनके साथ सेम बिहेव करना चाहिए। अगर हम उनके साथ अलग अलग बिहेव करेंगे तो उन दोनों में क्या होगा? डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, और जहां उन दोनों में डिस्प्यूट क्रिएट होगा उससे लॉस उनको नहीं होगा, बिजनेस को लॉस होगा। बिजनेस जो है प्रॉफिट की बजाय लॉस में जाएगा। तो हमें सेम लेवल के वर्कर के साथ सेम बिहेव जो है वो मेंटेन करना है। स्टेबिलिटी, अब देखिए स्टेबिलिटी में क्या आता है? स्टेबिलिटी में आता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मान लीजिए उनमें स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। मान लीजिए आपका स्कूल है, आपके स्कूल में डेली टीचर चेंज हो रहे हैं, हर वीक में टीचर चेंज हो रहा है। एक महीना एक टीचर आया, एक महीने में क्लास ने उस टीचर को समझा, टीचर ने क्लास को समझा, जब तक उसका चेंज हो गया। जैसे गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं ना, वे बदली होगी तब तक उनका ट्रांसफर हो गया।
ना बच्चे को टीचर का समझ में आया ना टीचर को बच्चे के बारे में समझ में आया। एक केस स्टडी क्वेश्चन बनता है इसमें कि आप एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं और उस रिसर्च वर्क के लिए आपको एक हॉस्पिटल का सर्वे करना है और आप 15 दिन में हॉस्पिटल का सर्वे करते हैं और जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं वहां जो भी नर्स है, नया स्टाफ सामने आता है, पुराना स्टाफ सामने नहीं आता है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड, यानी हमें अपने एम्प्लॉइज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। अगर हम उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझेंगे और जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझेंगे जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस की ओर नहीं जा सकता है। सक्सेस की ओर तभी जाएगा जब एक एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूशन को अपनी इंस्टीट्यूशन। इनिशिएटिव में आता है पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अगर हमें कोई डिसीजंस लेना है तो हमें एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट उसमें होना जरूरी है। अगर एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट उसमें है, मान लीजिए मैं आपका कोई नया डिसीजन आपकी क्लास में लेता हूं और आपकी इन्वॉल्वमेंट है कि सर ऐसा ही होना चाहिए और मैं उसको लागू करता हूं तो आप उसका विरोध करोगे नहीं, क्योंकि आपका सजेशन उसमें इन्वॉल्व है और वो इजीली लागू हो जाएगा। और यदि मैंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया, मैं खुद अपने आप उसको लागू कर देता हूं और वो आप पे सही सूटेबल नहीं होता है तो आप उसको अपोज करोगे तो वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। उनके सजेशंस, उनका इन्वॉल्वमेंट किसी भी मैनेजमेंट डिसीजंस में होना जरूरी है जिससे कि हम उस सिचुएशंस को सक्सेसफुल बना सकें। एस्पिरिट डी क्रॉप, सहयोग की भावना। हमें बिजनेस में सहयोग की भावना से काम करना है। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसको एप्लीकेबल नहीं करना है। जो भी वर्क करना है सहयोग की भावना से उसको कंप्लीट करना है जिससे कि हम उसको आगे बढ़ा सके और उसमें जो सक्सेस है उसको अचीव कर सके। ठीक है, तो ये थे आपके प्रिंसिपल।